Namaskaram students, and let's start with the chapter number 2, residential status and scope of total income. This whole chapter is divided into two parts. First part is the residential status, second part is scope of total income. So residential status is important because if you are a resident and ordinary resident in India, that means you are using Indian infrastructure, you are using the services provided by Indian government, and therefore it is your fundamental obligation to pay taxes to government of India. भैया अगर आप इंडिया में हो, इंडिया की चीजों को इस्तेमाल करें, इंडिया की फैसिलिटीज को यूज करें, यू हैव टू पे टैक्स, देयर इज नो हेजिटेशन. एंड एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट यू हैव टू पे टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम, नॉट ओनली ऑन इंडियन इनकम. आपका पूरा ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाता है. भले आप फॉरेन कंट्री में कमाओ, किधर भी कमाओ, आपको टैक्स तो इंडिया में भरना ही पड़ेगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंप्लीटली पॉजिटिव अबाउट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ऑर्डिनरी रेसिडेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, ठीक है ना. तो देखते हैं क्या होता है. रेसिडेंशियल स्टेटस एक ऐसा चैप्टर है जो 100% एग्जाम में आएगा, not less than 100%. My confidence, my understanding of the law says 100% it will be there in your exam. 100% because it is recently amended. and क्योंकि ये amendments ऐसे हैं जिसका impact global level पे है, international taxation पे है, institute definitely ये exam में target करेगा और check करेगा कि आप लोगों को amendment समझ में आया है या नहीं आया है. इनफैक्ट जब मैंने इस अमेंडमेंट्स को पढ़ना चालू किया तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्वे इट क्लियरली टू द स्टूडेंट. तो मैंने क्या कर लिया ना, मैंने बहुत सारे सिचुएशन बना दिए हैं नीचे फॉर्मेट्स के. सिचुएशन 1, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आया तो कैसा फॉर्मेट दिखेगा आपका एग्जाम में. अगर सिचुएशन 2 एक्सेप्शनल आया तो कैसे फॉर्मेट दिखेगा. तो मैंने ना फॉर्मेट ही बना दिए. मेरे थोड़े ज्यादा पेजेस यूज हो गए, थोड़ी ज्यादा मेहनत हो गई, लेकिन मैंने सिचुएशंस बना दी कि एग्जाम में इसमें का कोई एक सिचुएशन आएगा. अभी मुझे क्लैरिटी है कि हाँ एग्जाम में कौन से सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और अगर कोई सिचुएशन 4 के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो कैसे मुझे आंसर करना है. तो चलो फटाफट रिवीजन करते. एज यू टोल्ड मी कि आई शुड गो लिटिल मोर फास्ट इन दिस चैप्टर, तो मेरा स्पीड इस चैप्टर में भी थोड़ा ज्यादा होगा. जब हम डिटेल में कोई और चैप्टर करेंगे वहां पे थोड़ा स्लो भी किया जाएगा. अगर आपको कोई डाउट है डेफिनेटली आप डाउट पूछ लो. डाउट पूछोगे तो 100% स्लो करके मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा. डू नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी ऑफ योर डाउट्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. अब तक थे ठीक है, इसके आगे आप लोगों को डाउट नहीं होनी चाहिए. आपको कॉन्सेप्ट का 100% क्लैरिटी होना चाहिए. नहीं है तो प्लीज पूछ लेना. रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो सेक्शन 6 में लिखा गया है. सेक्शन 6 इज हैविंग 6 सब सेक्शंस. 6(1), 6(2), 6(3 ऐसा अलग अलग होता है. उसमें का 6(1) जो है ना वो कोर सेक्शन है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है. और ये इंडिविजुअल लोग होते हैं ना, ये ट्रैवल करते रहते हैं. दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. इसलिए इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है बाय लुकिंग एट नंबर ऑफ डेज दे स्टेड इन इंडिया. मोटा मोटी अगर आपको बात करूं तो ये अगर पूरा साल है, अगर आप आधा साल इंडिया में रुके हो, आधा साल मतलब हो जाता है टोटल 365 डेज. 365 डिवाइड बाय 2 करो तो 182.5 आता है. तो 0.5 छोड़ दो. अगर आप इंडिया में 182 डेज रुकते हो या उससे ज्यादा रुकते हो, 182 डेज और मोर अगर आप इंडिया में रुकते हो, तो ऑब्वियसली यू हैव स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन हाफ ईयर. वी कैन कॉल यू अ रेसिडेंट इन इंडिया. ठीक है ना, आप रेसिडेंट बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो. तो बेसिक कंडीशंस में अगर आपने कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई की तो आप रेसिडेंट बन जाओगे. सर अगर आप 182 डेज से नीचे रुकोगे, ओरिजिनल लॉ ऐसा था, 182 डेज से अगर नीचे रुकोगे तो आप नॉन रेसिडेंट बन जाते थे. और फिर होता क्या था, सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या बताया. अगर आप रेसिडेंट बनोगे तो आपका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगा, और अगर आप नॉन रेसिडेंट बनोगे तो खाली इंडियन इनकम इंडिया में टैक्स होगा. तो मुझे आप लोग बता दो, जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या विराट कोहली है, अनुष्का शर्मा है, मूवी स्टार्स है, क्रिकेटर्स है, ये लोग इंडिया में क्या बनना चाहेंगे, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट. बड़े बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा, अंबानी, ये लोग इंडिया में क्या बनना चाहेंगे. ये लोग रेसिडेंट बन के, बोलो ना, ये लोग रेसिडेंट बनके ग्लोबल इनकम के ऊपर तो टैक्स भरना नहीं चाहेंगे ना. कोई बेचारा कनाडा में भी बिजनेस कर रहा है, उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा. विराट कोहली गया, उसने एक पकड़ लो ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला, उसके ऊपर भी इंडिया में टैक्स भरना पड़ रहा है उसे. हाँ, तो ऑब्वियसली हो जाएगा कि यार मुझको रेसिडेंट नहीं बनना है. तो नॉन रेसिडेंट बनने के लिए आप विराट कोहली को क्या क्या सजेस्ट करोगे. जितना लॉ मैंने अभी तक आपको बताया, मैंने कितना कंडीशन बताया, 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रुकेगा तो ये रेसिडेंट बन जाएगा. आप विराट कोहली को, अनुष्का शर्मा को, अमिताभ बच्चन को, ये बड़े बड़े जो मूवी स्टार्स हैं, इनको क्या क्या सजेशन दोगे अगर इसमें का कोई आपका एक क्लाइंट बन जाता है तो क्या बोलोगे आप. इंडिया में कितने दिन से ज्यादा नहीं रुकना है, क्या बोलोगे आप.
182 डेज से ज्यादा। सर 182 डेज से नीचे रुको, ठीक है ना। क्यों सर? क्योंकि अगर आप 182 डेज से ज्यादा रुकोगे ना, आप रेसिडेंट बन जाओगे, और रेसिडेंट बन जाओगे ना, आपका इंडिया का छोड़ो बाहर का इनकम भी यहाँ पे टैक्स हो जाता है। अगर आपको फॉरेन की इनकम के ऊपर टैक्स बचाना है तो सर आपको 182 डेज से नीचे इंडिया में रुकना पड़ेगा। आप लोगों ने टैक्स का लूप होल ढूंढ लिया कि हाँ 182 से कम रुकेंगे, लेकिन गवर्नमेंट पागल नहीं है ना। आप अगर हर साल इंडिया में 170 डेज रुकते हो, 160 डेज रुकते हो, 120 डेज रुकते हो, 100 डेज रुकते हो, अगर आप ऐसा आप टाइम पास कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, हर साल आप इंडिया में रुक रहे हो लेकिन 182 डेज से कम रुक रहे हो, तो गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेटिव कंडीशन बनाया हुआ है। एंड डू यू नो दैट ऑल्टरनेटिव कंडीशन? ऑल्टरनेटिव कंडीशन में बोला उन्होंने, क्लॉज ए बोल दिया उन्होंने कि स्टे ऑफ 60 डेज, ओहो, स्टे ऑफ 60 डेज और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर आपने इंडिया में 60 डेज भी अगर रुके रहोगे तभी भी आपको हम रेसिडेंट बना देंगे, ठीक है ना। 60 डेज से ज्यादा भी अगर आप इंडिया में रुकते हो तो आपको रेसिडेंट बना देंगे। तो देखो मेरा प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में 170 डेज थे, तो मेरा ये कंडीशन नंबर 1 कंप्लाई हो चुका, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला अच्छा यार 60 डेज का भी कंडीशन है, 182 डेज का भी कंडीशन है, तो एग्जैक्टली कितना दिन का कंडीशन है? तो हमने बोला सर वो 182 डेज का कंडीशन है ना, वो बाय डिफॉल्ट कंडीशन है। वो अगर आपने कंप्लाई कर लिया, मतलब अगर आप इंडिया में 182 डेज, 190 डेज, 200 डेज, 365 डेज अगर आप रुकते हो तो तुम तो रेसिडेंट ही हो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आप 182 से कम रुकते हो तो भी आप रेसिडेंट बन सकते हो अगर आप हमें चुना लगाने का ट्राई कर रहे हो। ये देखो ये चुना है, ये ऐसा स्टे करने वाला पर्सन हमें चुना लगाने का ट्राई कर रहा है। तो हमने बोला अच्छा लास्ट ईयर में आप 170 डेज रुके थे, 170 डेज रुके थे तो 60 डेज का कंडीशन कंप्लाई हो गया। उसी के साथ और एक कंडीशन आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट कंडीशन नहीं है, तो उसी के साथ और एक कंडीशन आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, स्टे ऑफ 365 डेज, stay of 365 days or more in India, stay of 365 days or more in India during, obviously एक साल की बात ही नहीं कर रहा, during 4 years immediately preceding previous year, IPPY, immediately preceding previous year। सर इसका क्या मतलब होता है कि लास्ट ईयर में 60 डेज रुको आप, और उसके पहले आपको 365 डेज या उससे ज्यादा रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ना जरा फटाफट टोटल करो, तुम्हारे पास टोटल करो फटाफट, कितना आ रहा है? 160 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 100, मेरा इतना आ रहा है यहाँ पे 480 डेज, बरोबर। 4 साल का टोटल अगर करेंगे तो 480 आ रहा है, और कंडीशन है 365, ये भी कंप्लाइंट हो गया। मतलब तुम लोग हमें जानबूझ के चुना लगा रहे हो, हर बार टैक्स बचाने के लिए तुम लोग क्या करते हो, इंडिया में लेस देन 180 डेज रुक रहे हो। दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली एविडेंट है, इससे क्लियरली विजिबल है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला यार इसको भी पकड़ना पड़ेगा अपने लोगों को, क्योंकि ये ना कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहे लोग। तो ये जो टैक्स इवेडर थे ना, इनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने सेकंड कंडीशन लाया था। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि भैया आप भी रेसिडेंट हो जाओगे, ठीक है ना। तो या तो आप पहला वाला कंडीशन कंप्लाई करो या तो आप सेकंड वाला कंडीशन कंप्लाई करो। तो कंडीशन क्या है देखो, जनरल बेसिक, अगर एकदम बेसिक वाला कंडीशन में आपको पढ़ाऊं तो आपको या तो ये वाला कंडीशन लिखना पड़ेगा, स्टे ऑफ 182 डेज और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, या तो अगर ये कंडीशन नहीं कंप्लाई होता है तो आपको सेकेंड कंडीशन के 2 पार्ट लिखने पड़ेंगे, स्टे ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड स्टे ऑफ 365 डेज और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस उन्होंने बना दी है यहाँ पे कि 2 बेसिक कंडीशन है। आप 2 में का कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, 2 में का कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, आप हो जाओगे रेसिडेंट। और अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो आप बाय डिफॉल्ट बन जाते हो नॉन रेसिडेंट। आई डोंट हैव कंडीशंस फॉर नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है ना। अ पर्सन हु डजंट बिकम रेसिडेंट बिकम्स नॉन रेसिडेंट। आप अगर रेसिडेंट नहीं बन पाए तो आप नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे रख दिया मैंने। सर फिर रेसिडेंट को ना गवर्नमेंट ने ना 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसका बहुत अच्छा लॉजिक है कि क्यों डिवाइड किया। मुझे बताओ ये जो 5 हेड है, 5 हेड ऑफ इनकम है, इसमें सबसे ज्यादा टैक्स की चोरी कहां पे होती होगी? इमेजिन करो, इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है और आईएफओएस है। आप लोगों के एंगल से टैक्स की चोरी सबसे ज्यादा कौन से हेड में होती होगी? प्लीज बताओ। सबसे ज्यादा टैक्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट वहां पे लूज करता है, कौन से हेड में?
गेस करो ना, खाली गेस वर्क है, कोई ऐसा आपको मैं ये नहीं पूछ रहा। आपको क्या लगता है ये 5 हेड ऑफ इनकम है, इसमें का सबसे ज्यादा टैक्स का इवेजन कौन से हेड में होता होगा? गवर्नमेंट को रुपी में सबसे ज्यादा लॉस कहां पे होता होगा 5 हेड में? पीजीबीपी। यस, डेफिनेटली पीजीबीपी, क्योंकि सैलरी वालों का टैक्स तो उनका एम्प्लॉयर भरता है टीडीएस के फॉर्म में, ये लोग तो चोरी कर ही नहीं सकते। हाउस प्रॉपर्टी सबके पास नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में भी चोरी होती है, लेकिन सबके पास कुछ एडिशनल घर है ऐसा नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी भी छोड़ दो। कैपिटल गेन तो तुम अपने घर पे खुद को पूछ लो कि तुम्हारे घर में कितनी बार तुम्हारे घर वालों को कैपिटल गेन हुआ है। कैपिटल गेन हार्डली किसी को तो कभी तो होता है, 20 ईयर्स में एक बार, 40 ईयर्स में एक बार कैपिटल गेन होता है, तो कैपिटल गेन छोड़ दो। आईएफओएस वैसा भी छोटा मोटा इनकम होता है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, तो उसके ऊपर भी टैक्स का इवेजन नहीं होता। जो टैक्स के चोर होते हैं ना, वो यहाँ इस हेड में बैठे रहते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स की चोरी होती है पीजीबीपी हेड में। और पीजीबीपी हेड को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म बने हैं, एंटी इवेजन मैकेनिज्म बने हैं, किसके ऊपर? पीजीबीपी हेड के ऊपर। बाकी हेड्स में इतने एंटी इवेजन मैकेनिज्म नहीं है जितने पीजीबीपी हेड में है। तो आपको नहीं लग रहा टैक्स बचाने के लिए लोग ऐसा करेंगे? इंडिया में रहेंगे, कुछ बिजनेसमैन इंडिया में हैं, इंडिया में रहेंगे, लेकिन वो बिजनेस करेंगे मॉरिशियस में, ठीक है ना? मॉरिशियस में क्यों? क्योंकि मॉरिशियस इज अ टैक्स हेवन, इसको टैक्स हेवन बोला जाता है। सर टैक्स हेवन मतलब या तो यहाँ पे नो टैक्स है, और टैक्स होगा तो लो टैक्स है, ठीक है ना? या तो नो टैक्स या लो टैक्स। नो टैक्स लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन को हम टैक्स हेवन बोलते हैं। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मॉरिशियस में हम अपना कंपनी एक इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं, एक कंपनी इंडिया में, एक कंपनी मॉरिशियस में। इंडिया का कंपनी इंडिया में बिजनेस करेगा और मॉरिशियस का कंपनी ग्लोबली बिजनेस करेगा, क्योंकि ये मॉरिशियस का डिफरेंट कंपनी दिखा रहे हो आप, डिफरेंट पार्टनरशिप फॉर्म, डिफरेंट एंटिटी दिखा रहे हो। आपके अजम्पशन से आपको ऐसा लग रहा है कि मॉरिशियस का कंपनी अभी इंडिया में टैक्स नहीं होगा ना? हेलो, मॉरिशस का कंपनी कनाडा में बिजनेस करता है, यूएसए में बिजनेस करता है, जर्मनी में बिजनेस करता है, रशिया में बिजनेस करता है। मॉरिशस का कंपनी ग्लोबल बिजनेस हैंडल करता है, इंडिया का कंपनी इंडियन बिजनेस हैंडल करता है। तो आपके हिसाब से मॉरिशस का इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होना चाहिए ना? राइट, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में हो रहा है, वो थोड़ी ना कि इंडिया में टैक्स होना चाहिए। लेकिन इसका जो बाप है मॉरिशस कंपनी का, मतलब जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो इंडिया के हैं, जो मालिक है वो इंडिया का है, मतलब वो इंडिया में बैठ के इस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। खाली पेपर पे दिखाने के लिए कंपनी मॉरिशस में, पूरा मैनेजमेंट इंडिया में, बीओडी इंडिया में, सारे सीनियर्स इंडिया के, इनफैक्ट ये सारे परचेस ऑर्डर वगैरह सब कुछ इंडिया से ही होता है। खाली पेपर पे दिखाया जाता है कि ये मॉरिशस से ऐसे टैक्स की चोरी होती थी पहले। आपको लग रहा है कि ऐसे टैक्स की चोरी अभी भी इंडिया में होनी चाहिए और इंडिया शुड लूज रेवेन्यू लाइक दिस? नहीं। तो फिर हमने रेसिडेंट को दो दो चीजों में डिवाइड किया, हमने रेसिडेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओआर की तो बात ही मत करो, ओआर ना इंडिया में इनकम कमाए, फॉरेन में इनकम कमाए, चांद पे इनकम कमाए, मार्स पे इनकम कमाए, दूसरे गैलेक्सी में जाके इनकम कमाए, किधर भी कमाए, ओआर की जिंदगी खत्म है। ओआर को लेके लॉ पॉजिटिव है, ओआर के लिए लॉ बोलता है भैया तेरे पे मैं टैक्स लगा के रहेगा तो किधर भी इनकम कमा। तो ओआर का तो ग्लोबल इनकम पहले से टैक्सेबल है, भले वो इंडिया में कमाए, इंडिया के बाहर कमाए। एनओआर करके जो नया कैटेगरी बनाया, जो रेसिडेंट है लेकिन कभी कभी इंडिया में रुकते हैं, कभी कभी इंडिया के बाहर रुकते हैं, इन लोगों को बोला भैया देखो आपका इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है, क्योंकि इंडियन इनकम तो सबका टैक्सेबल है, आपका एक फॉरेन इनकम भी हम टैक्सेबल करेंगे। एक ही फॉरेन इनकम, सारे फॉरेन इनकम नहीं, आपका एक ही फॉरेन इनकम टैक्सेबल करेंगे, और वो फॉरेन इनकम है पीजीबीपी के हेड का। उसको आपने ऐसे पढ़ा होगा कि जो फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होता है, जो फॉरेन इनकम होता है जिसका बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होता है, उसको इंडिया में टैक्स, उसके ऊपर इंडिया में टैक्स भरना पड़ता है। बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता है, उसके ऊपर इंडिया में टैक्स भरना पड़ता है। और प्रोफेशन की अगर बात करेंगे तो सेटअप, लैंग्वेज खाली चेंज हो जाता है, बाकी बात तो वही है। प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया होता है, बात वही है, ठीक है ना? तो बिजनेस एंड प्रोफेशन को हमने टैक्स करके रखा हुआ है। फॉरेन इनकम का खाली पीजीबीपी का हेड एनओआर का इंडिया में टैक्स होता है। तो एनओआर अगर फॉरेन से अगर दूसरे इनकम कमाता है, दूसरे इनकम मतलब डिविडेंड इनकम, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वो इंडिया में हम टैक्स नहीं करते, हम खाली इंडिया में एनओआर का बिजनेस इनकम ही टैक्स करते हैं। तो सर बच कौन गया? एनआर। एनआर का इंडिया में क्या टैक्स होता है? एनआर का खाली इंडिया में इंडियन इनकम टैक्स होता है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की बात कर रहा हूं। मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं कि भैया देखो,
मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं कि भैया देखो, इंडियन इनकम करके कोई कॉन्सेप्ट होता है। इंडियन इनकम जो होता है टैक्सेबल, वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होता है। ओआर के हाथ में भी होता है, एनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल होता है, एनआर के हाथ में भी टैक्सेबल होता है, क्योंकि इनकम इंडिया का है। जब इनकम इंडिया का है तो इंडियन गवर्नमेंट आप लोगों से टैक्स लेगा। जैसे ये अभी एबीडी विलर्स, ठीक है ना, एबीडी विलर्स, ओ क्रिस गेल, ये लोग इंडिया में आके इंडिया में कमाते हैं, ठीक है ना, ये लोग नॉन रेसिडेंट है। बोलो इनसे इंडिया की इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। इंडिया, क्योंकि सर आपने इंडिया में इनकम कमाया। आप कोको कोला हो, आप इंडिया में बिजनेस करते हो, आपसे टैक्स लिया जाएगा। आप होंडा हो, आप जापान की कंपनी हो, लेकिन आप इंडिया में बिजनेस करते हो, आपके इंडियन बिजनेस के ऊपर इंडिया में टैक्स लगाया जाएगा। तो भले नॉन रेसिडेंट भी हो आप, इंडियन इनकम के ऊपर तो आपको टैक्स भरना ही पड़ता है, क्योंकि इनकम इंडिया का है, हमारा हक बनता है उसको टैक्स करना। हाँ, फॉरेन का इनकम, बाबा जापानीज जापान में कमा रहा है, चाइनीज चाइना में कमा रहा है, जापानीज चाइना में कमा रहा है, चाइनीज रशिया में कमा रहा है, हमें फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमको क्यों चाहिए? आप फॉरेन में कमा रहे हो, फॉरेन में टैक्स भर दो, हमको इंडिया में टैक्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर तू ओआर होगा, लेकिन अगर तू ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा इंडिया में, तो भैया तो तेरा फॉरेन इनकम वगैरह रहने दे, तेरा ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। कोई भी इनकम होने दो भैया, आपका इंडिया में टैक्सेबल होना है, क्योंकि तू ओआर है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। यू आर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, तो आप ओआर हो, आपका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगा। सर फिर वो पीजीबीपी हेड का इनकम, फॉरेन इनकम, मतलब इनकम अक्रूज इन आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इनकम, ये रशिया में आपका बिजनेस है, समझो रशिया में बिजनेस है, सब कुछ रशिया में हो रहा है। सर ये इंडिया में टैक्सेबल होगा क्या? ओआर होगा तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि ओआर का तो सब कुछ टैक्सेबल है, लेकिन ये एनओआर का भी होगा। तो ओआर और एनओआर में क्या फर्क है? ओआर और एनओआर में इतना ही फर्क है कि ओआर का पूरा फॉरेन इनकम टैक्सेबल होता है, और एनओआर का खाली एक फॉरेन इनकम टैक्सेबल होता है, विच इज बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन इतना मुझे बताना था आप लोगों को। आई होप थोड़ा तो क्लैरिटी आया कि ये एनओआर करके कैटेगरी क्यों बनाया गया है, ठीक है ना। एनओआर कैसे बनते हैं, एनओआर कैसे बनते हैं बाद में पढ़ लेंगे, पहले देखते हैं कि ओआर कैसे बनते हैं। ओआर बनने के लिए आपको कम से कम 11 साल का डेटा देखना पड़ता है। आपका 11 साल का पासपोर्ट आपको देखना पड़ेगा, एक प्रीवियस ईयर का और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का। अगर आप लास्ट 7 ईयर्स में देखो, मैंने कैसे याद रखा है, मैंने ऐसे याद रखा है 730 डेज आउट ऑफ 7 ईयर्स, तो 7 दो बार आ गया, 730 डेज आउट ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है ना, 730 डेज आउट ऑफ 7 ईयर्स आप लोग इंडिया में थे। लास्ट 7 साल का डेटा मैंने निकाल के देखा, उस 7 साल में आप इंडिया में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रुके थे, तो आप तो इंडिया में ऑर्डिनरी रहते हो। ऑर्डिनरी मतलब समझते हो ना, नॉर्मली आप इंडिया में ही रहते हो। और लास्ट 10 साल का डेटा ओपन करके देखा तो मिनिमम 2 साल आप लोग इंडिया में थे। चलो फटाफट आप लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, आप लोगों का इंडिविजुअली, ठीक है ना। देखते हैं कि आप लोग इंडिया में रेसिडेंट बन पाते हो कि नहीं बन पाते हो। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, पहले अपना खुद का तो निकाल के देखते हैं, बाद में दूसरों का निकालेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, आपका प्रीवियस ईयर है, आपका प्रीवियस ईयर है 2021। क्या 2021 में आप इंडिया में 182 डेज के लिए रुके थे सब लोग? यस सर लॉकडाउन था, किधर भी नहीं गए सर, इंडिया के बाहर छोड़ो, महाराष्ट्र के बाहर नहीं गए, घर पे ही पड़े हुए हैं सर, कॉलेज भी नहीं गए। तो सर हम इंडिया में ना, शायद आप सब लोग 365 डेज पूरा का पूरा साल आप इंडिया में ही थे। तो आप मुझे बता दो ना, आप लोग रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो? रेसिडेंट। तो आपने ये कंडीशन सैटिस्फाइड कर दिया, ये सैटिस्फाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमने कंक्लूड कर दिया आप रेसिडेंट हो। जब आप लोगों ने कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर दिया, तो मैं आप लोगों का कंडीशन 2 चेक करूं क्या? नहीं नहीं ना, कोई सेंस ही नहीं बनता ना। कंडीशन 2 क्यों चेक करूं? क्योंकि कंडीशन 1 में ही आप रेसिडेंट बन गए। कंडीशन 2 कब लिखना चाहिए लॉजिकली? कंडीशन 1 सेटिस्फाई वेरी गुड। ना हो तो एग्जाम में मैंने फॉर्मेट में डाला, इसका ये मतलब नहीं कि एज इट इज छाप कर आ जाओ एग्जाम में। एग्जाम में थोड़ा दिमाग लगाने का। अरे अगर कोई 190 डेज रुकता है इंडिया में, या 182 से ज्यादा रुकता है, खत्म हो गया, वो रेसिडेंट बन गया। तो डू नॉट राइट ऑल्टरनेटिव कंडीशन। ऑल्टरनेटिव कंडीशन हम तभी लिखते हैं जब आपका कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गया, तो आप रेसिडेंट बन गए। अब आपके मन में क्या क्यूरियोसिटी आ रहा है कि आप क्या बने हो? रेसिडेंट कौन से वाले बने हो? बरोबर, 2 टाइप के रेसिडेंट होते हैं ना, ओआर भी होता है और एनओआर भी होता है।
तो अभी हम OR बनते हो क्या नहीं बनते उसकी कंडीशन चेक करेंगे। हाउ डू आई बिकम OR सर? तो उसके लिए आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट का लास्ट 7 साल का डेटा देखना पड़ेगा। लास्ट 7 साल का डेटा मतलब सर 2021 नहीं, प्रीसीडिंग टू 2021, मतलब 1920 से लेके पीछे, ठीक है ना, 1921 से लेके पीछे और 6 साल। तो ये आपको डेटा देखना पड़ेगा, पासपोर्ट में चेक करना पड़ेगा कितने दिन आप इंडिया में रुके थे, ठीक है ना। तो मुझे आप बता दो ना, क्या आप लास्ट 7 सालों में टोटल लास्ट 7 years में स्टे ऑफ 730 days और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, क्या आपको लगता है आप इंडिया में रुके थे 730 days के लिए? Yes, yes, sir. सर हम Yes, sir. आप ना एक काम कर सकते हो सर, आप एक काम करो, आप 365 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देखो सर, 2555 आ रहा है और इसमें एक लीप ईयर आके गया था सर, एक 2 लीप ईयर आप पकड़ लो, इसमें 2 दिन और बढ़ा दो, तो सर 2557 डेज हम लोग मिनिमम इंडिया में रुके थे, क्योंकि हम तो कभी बाहर गए ही नहीं। तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोर देन 730 डेज। एग्जैक्ट किसने निकालने बोला है? कोई जरूरत ही नहीं है एग्जैक्ट निकालने की। तो मोर देन 730 डेज आप इंडिया में रुके थे ना, बस इतना हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। क्या मैं आपको OR डिक्लेयर कर दूं यहीं पे? नहीं, और एक कंडीशन है। नहीं सर, ये तो आपने OR का पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया है, अभी आपको एंड कंडीशन है ना, दूसरा भी तो करना पड़ेगा। हाँ चलो दूसरा करते हैं। दूसरा कंडीशन बोलता है यू शुड बिकम रेसिडेंट इन इंडिया, आप इंडिया में रेसिडेंट होने चाहिए थे फॉर 2 years और मोर ड्यूरिंग 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। लास्ट के 10 साल का अगर आपका डेटा निकाल के देखेंगे तो रेसिडेंट बनने के कंडीशंस तो ऊपर है, तो इन कंडीशंस के हिसाब से आपको इंडिया में मिनिमम 2 साल के रेसिडेंट बनना था। आप जरा इमेजिन करो, जो लास्ट के 10 साल थे, क्या आप इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रुके थे? जरा इमेजिन करो और मुझे बताओ यस और नो। यस। हाँ सर, हमारा तो पासपोर्ट भी नहीं बना बहुत सारे लोगों का, और बना भी होगा तो उसके ऊपर कोई फॉरेन कंट्री का स्टैंप नहीं, और फॉरेन कंट्री में कभी गए भी रहोगे गलती से 10-15 दिन फैमिली वेकेशन के लिए, तो वो तो काउंट होता ही नहीं ना यहाँ पे। 10-15 दिन से क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने ये वाला भी कंडीशन, सर हम 10 के 10, आपने तो 2 बोला सर, हम 10 के 10 साल रेसिडेंट थे, तो मुझे आपका स्टेटस बता दो ना, आप क्या बन गए हो? आपका स्टेटस बता दो ना, आप क्या बन गए हो? आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपको हम लिखेंगे ऐसे कंक्लूजन में, नीचे टेबल के कंक्लूजन में लिखेंगे मिस्टर एक्स, आप लोगों का नाम लिख देना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर AY 21-22। लेकिन अगर आप इन दोनों में का एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, या एडिशनल कंडीशन में का एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, तो आप बन जाते रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। और अगर आप बेसिक कंडीशंस के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, तो आप बन जाते नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। सर अगर आप रेसिडेंट बन जाओगे तो आपका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, आप रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे तो इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम जो PGBP हेड का है वो इंडिया में टैक्स हो जाएगा, और अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए इंडिया में तो खाली इंडियन इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगा। ये इसका इंप्लीकेशन है जो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। सर कुछ नोट्स है जो इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए। क्या ये 182 डेज कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब एक बार आ गया तो इंडिया में कंटिन्यूअसली 182 डेज रुकना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? नो नहीं। आप इंडिया में आए, अप्रैल महीने में आए, 15 दिन रुके, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, मतलब आप इंडिया में मल्टीपल विजिट कर रहे हो। टोटल हमें देखना होता है। मैंने कभी नहीं बोला कि स्टे कंटिन्यूअस होना चाहिए, स्टे नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस इन नेचर। आप मल्टीपल विजिट में आ सकते हो, लेकिन मल्टीपल विजिट में जब इंसान आता है तो उसका डेट ऑफ अराइवल आता है और डेट ऑफ डिपार्चर आता है। अराइवल मतलब इंडिया में कब लैंड हुआ, डिपार्चर मतलब इंडिया उसने कब छोड़ा। तो ये दोनों दिन हमको इंक्लूडिंग करना पड़ेगा कि दोनों एक्सक्लूड करना पड़ेगा, दो में का एक लेना पड़ेगा, इसके ऊपर कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने इसमें एकदम क्लियरली लिखा है, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डेट ऑफ अराइवल, आप इंडिया में कब उतरे थे, जिस दिन उतरे वो पूरा दिन हमें काउंट करना पड़ेगा। डेट ऑफ अराइवल 2 बार आया है, ठीक है ना, एंड डेट ऑफ डिपार्चर, जो जिस दिन आपने इंडिया छोड़ा, बोथ डेट शैल बी इंक्लूडेड इन नंबर ऑफ डे स्टेड इन इंडिया। ये क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। यस सर। इंडिया में जिस दिन आप आए, इंडिया जिस दिन छोड़ा, दोनों हमें काउंट करना पड़ेगा। अच्छा, आप अगर कभी गोवा गए रहोगे
तो गोवा में कुछ बोट पार्टीज होती है बोट के ऊपर, ठीक है ना। केरला में भी बोट हाउस होते हैं, अगर आपने कम से कम मूवीज में देखा होगा तो केरला में 2 BHK 3 BHK रूम मिलता है बोट के ऊपर, ठीक है ना, उसको हम बोट हाउस बोलते हैं। आप बोट हाउस के ऊपर एयर कंडीशन रूम में आप रुक सकते हो, ठीक है, अपनी फैमिली वगैरह को लेके पिकनिक लिए। तो आप इंडिया की जमीन पे नहीं हो, इंडिया के पानी में आए हो, 3-4 दिन आप इंडिया के वाटर में रुके थे। आर यू इन इंडिया, बता दो प्लीज। हाँ Yes. सर, अगर ये बोट 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है तो आप इंडिया में हो। स्टे कैन बी एनीवेयर इन इंडिया, आप जम्मू कश्मीर में रुको, कन्याकुमारी में रुको, केरला में रुको, मध्य प्रदेश में रुको, सिक्किम में चले जाओ, आपको इंडिया में जिधर जाना है उधर जाओ सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया ही इंडिया है, किधर भी रुको हम स्टे इन इंडिया काउंट करेंगे। पर्पज ऑफ विजिटिंग इंडिया इज इररिलेवेंट। आप इंडिया में शादी करने के लिए आए थे, किसी और की शादी अटेंड करने के लिए आए थे, किसी की डेथ हुई थी इसलिए आए थे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे, आप इंडिया में क्यों आए थे उससे हमें लेना देना नहीं, स्टे काउंट करना इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल स्टेटस हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन सिटीजन हो लेकिन रेसिडेंट बन गए, और आप इंडियन सिटीजन हो लेकिन एनआर बन गए। मतलब फॉरेन और रेसिडेंट बन सकते हैं और इंडियंस नॉन रेसिडेंट बन सकते हैं, वो स्टे के ऊपर डिपेंड है, सिटीजनशिप के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा है क्या कि एक बार अगर आप रेसिडेंट बन जाओगे तो जिंदगी भर रेसिडेंट ही रहोगे? जल्दी बोलो। अच्छा, मुझे इतना बता दो, तुम लोग किसी ना किसी गरीब घर में पैदा हुए रहोगे, एम आई राइट? यू आर बोर्न इन अ पुअर फैमिली। तुम लोगों के पास मर्सिडीज बेंज वगैरह नहीं है, हेलीपैड नहीं है खुद का? नहीं है। नहीं है, बरोबर। तो आप लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो ये हमारी मिस्टेक नहीं है, दिस इज नॉट आवर मिस्टेक ना, हम गरीब घर में पैदा हुए हैं। बट कैन यू चेंज द स्टेटस? जल्दी बोलो, कैन यू चेंज योर स्टेटस? यस। यस सर। आज सर हम गरीब हैं, हम मेहनत करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम प्रोफेशनल बनेंगे, प्रोफेशनल बनने के बाद भी बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत करके पैसा कमाएंगे, क्योंकि स्टेटस बदला जा सकता है। एवरीथिंग इज चेंजेबल। जो आज है, जो आज अमीर है, जरूरी नहीं है अगले साल भी वो अमीर ही रहेगा, और जो आज गरीब है जरूरी नहीं है अगले साल भी वो गरीब ही रहेगा। अमीर गरीब बन सकता है, गरीब अमीर बन सकता है, चीजें बदलती रहती है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर आप आज रेसिडेंट हो, जरूरी नहीं कि आप जिंदगी भर इंडिया में ही रुकोगे, कल पैसे आएंगे, कल कनाडा में रुक लेना, यूएसए में चले जाना, किसी ने रोका नहीं आप लोगों को जाने से, ठीक है ना। तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी चेंज हो सकता है, चीजें बदल सकती है, खाली बदलाव लाने का थॉट प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए। तो यस सर, हम बदल सकते हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना वो हर साल चेंज हो सकता है, इसलिए हमें हर साल चेक करना पड़ता है, वो भी इंडिपेंडेंटली। ओके, तो इतनी मैंने बात की, फिर मुझे कुछ एक्सेप्शंस बताने हैं, उसके लिए मुझे और एक लेक्चर चालू करना पड़ेगा। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसमें अगर आपको डाउट है प्लीज आस्क।